स्टूडेंट्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर शुरुआत की थी परमाणु भार अणु भार के बारे में, है ना। और परमाणु भार की परिभाषा कार्बन 12 के अंतर्गत बताई गई। अणु भार को हमने 3 नाम दिए, अणु भार, आणविक द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान के रूप में। ठीक है, आज हम लेने जा रहे हैं इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, वो है मोल संकल्पना। मोल क्या होता है, मोल को हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले एक पॉइंट दिया गया है जिसे दिया है मोल इकाई या मोल यूनिट किसे कहेंगे। ठीक है ना। अब मोल इकाई या मोल यूनिट किसे कहते हैं, तो हम उसको परिभाषित करते हैं कि पदार्थ जो होता है, पदार्थ के अंदर हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ की वह मात्रा जिसमें आवोगाद्रो संख्या के बराबर कण उपस्थित होते हैं। हमने आवोगाद्रो संख्या पढ़ी है, देखो आवोगाद्रो संख्या, आवोगाद्रो संख्या आपको इसका मान याद होगा 6.022 into 10 की पावर 23 के रूप में हम दर्शाते हैं। तो ये यही कहता है कि पदार्थ की वह मात्रा जिसमें आवोगाद्रो संख्या के बराबर अगर कण उपस्थित होते हैं तो उसे मोल इकाई या मोल यूनिट के नाम से जाना जाता है। तो हम इसकी पहले परिभाषा लेते हैं कि पदार्थ की वह मात्रा जिसमें आवोगाद्रो संख्या के बराबर कण उपस्थित हो, मोल इकाई कहलाती है। आवोगाद्रो संख्या के बराबर अगर कण उपस्थित होते हैं तो इसे मोल इकाई या मोल यूनिट कहते हैं। अब कैसे प्रदर्शित करेंगे, जैसे आपको एक उदाहरण बताया, जैसे अपन इसका एक एग्जांपल लेते हैं। देखो इसी का एग्जांपल ये है कि जैसे कार्बन 12 जो होता है ना, तो कार्बन 12 के 12 ग्राम कार्बन में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या किसके बराबर होगी, हमने क्या लिखा है, आवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। संख्या किसके बराबर, आवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। ये इसका उदाहरण आ गया, है ना। ये क्या कह रहा है कि कार्बन 12 जो अपन ने जैसे परमाणु भार के अंदर लिया था ना, कार्बन 12 कार्बन का समस्थानिक है, ठीक है ना। तो कार्बन 12 के 12 ग्राम कार्बन में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या जो होती है वह आवोगाद्रो संख्या के क्या होगी, बराबर होती है। और इसे एक मोल इकाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक मोल इकाई कहा जाएगा। ये आपको एक छोटा सा पॉइंट परिभाषा के रूप में ध्यान में रखना है कि मोल इकाई यानी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें आवोगाद्रो संख्या के बराबर कण उपस्थित होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, मोल इकाई या मोल यूनिट के नाम से जानते हैं। और इसका उदाहरण आपको ये ध्यान रखना है कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित, 1 ग्राम मत लिख देना, 12 ग्राम में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या आवोगाद्रो संख्या के क्या होती है, बराबर होती है। और उसे ही हम एक मोल इकाई के रूप में दर्शाते हैं। ठीक है, तो एक तो पॉइंट ये ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरा आता है मोलर द्रव्यमान। ध्यान दीजिएगा, मैंने कल बताया था आपको लास्ट लेक्चर के अंदर मोलर द्रव्यमान,
किसे कहेंगे। तो जो पदार्थ की मात्रा जो हम लेते हैं, तो पदार्थ के एक मोल को ग्राम में व्यक्त करना, पदार्थ जो होता है ना, पदार्थ की मात्रा हम जैसे मोल में लेते हैं, तो इसकी परिभाषा यही आती है कि पदार्थ के एक मोल को ग्राम में व्यक्त करना। मोलर द्रव्यमान कहलाता है। पदार्थ जो होता है, पदार्थ के एक मोल को ग्राम में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, मोलर द्रव्यमान। जैसे आपको अब इसको कैसे व्यक्त करेंगे, जैसे अपन जल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल देखो आप, एग्जाम्पल के अंदर जैसे हमने लिया कि जल का मोलर द्रव्यमान। अब आपको जल का मोलर द्रव्यमान लिखना है, तो मैंने कहा था ना H2O है। अब H2O के रूप में अगर अपन व्यक्त करते हैं, देखो H2, तो इसका बाहर कितना होता है 18 ग्राम। देखो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन का 16, तो 16 और 2 कितने हुए 18। अब 18 ग्राम तो अपन लिख रहे हैं केवल जल का अणुभार, है ना। और जब मोलर द्रव्यमान के रूप में इसके रूप में प्रदर्शित करेंगे तो ग्राम प्रति क्या लिख देंगे, मोल के रूप में भी दर्शा सकते हैं। H2O का मोलर द्रव्यमान इस प्रकार से लिखते हैं। और दूसरा जैसे अपन ने लिया CO2 का, जैसे आपको दिया मोलर द्रव्यमान, ठीक है। अब CO2 हालांकि गैस में होती है तो आयतन लेते हैं इसमें, लेकिन अगर अपन जनरली उदाहरण लें इसके हिसाब से, तो कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का हो गया 32, है ना। ऑक्सीजन के एक परमाणु का 16 होता है और ऑक्सीजन के 2 परमाणु, इसलिए 32 और 12 44। तो इसको किस प्रकार से दर्शाएंगे, 44 ग्राम प्रति मोल के रूप में। तो मोलर द्रव्यमान जो होता है ना, इसको इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हो कि पदार्थ के एक, मतलब हम कह सकते हैं मोल को ग्राम में व्यक्त करना, एक मोल को ग्राम में व्यक्त करना ही उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। तो ये दो छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, किसके अंतर्गत, मोल संकल्पना के अंदर। अब मैं बार बार एक वर्ड ले रहा हूं, मोल मोल मोल, है ना। आपको किसी भी पदार्थ का मोल ज्ञात करना है, कैसे करोगे आप, आपने 9th क्लास के अंदर ये मोल के बारे में पढ़ा होगा, है ना। पदार्थ के मोल को ज्ञात करने के लिए सबसे सरल तरीका, मैं आपको एक दो उदाहरण बता देता हूं कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो पहले आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लेते हैं मोल के बारे में और मुख्य पॉइंट इसका, ओके। चलिए अब देखो आप, अब मोल क्या होता है, मोल को किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो मोल के लिए एक छोटी सी सूत्र को आपको ध्यान में रखना है कि आपको पदार्थ की मात्रा दी जाती है और कहते हैं कि अब इसमें पदार्थ के मोल ज्ञात करो। क्या दे रहे हैं, पदार्थ की मात्रा देते हैं और कहते हैं कि अब साहब इसका मोल ज्ञात करो, पदार्थ की मात्रा को मोल में परिवर्तित करना है, ठीक है। देखो अब मोल ज्ञात करना है, एक सिंपल सा है। तो मोल बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा, पदार्थ की मात्रा बटे पदार्थ का अणुभार, या इसे हम किसके रूप में लिखते हैं, आणविक द्रव्यमान, या मोलर द्रव्यमान के रूप में लिखते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना है। पदार्थ जो होता है ना, पदार्थ का अणुभार ले लो, निकालना है जैसे पहले बताया था आपको, और ऊपर है पदार्थ की मात्रा, जैसे कैसे है
तो आपको जैसे मैंने एक सवाल दे दिया, क्वेश्चन दे दिया, देखो एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। क्वेश्चन है 40 ग्राम NaOH में मोल बताइए। अब 40 ग्राम NaOH में मोल बताइए। आपको दिया गया है NaOH कितना दिया है 40 ग्राम, यानी पदार्थ की मात्रा दी गई है और आपको कहा अब इसका मोल ज्ञात करो। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आपको लेना है पदार्थ की मात्रा। तो इसमें पदार्थ की मात्रा कितनी दी गई है 40 ग्राम। ओके ठीक है। अब पदार्थ का अणुभार, तो पदार्थ का अणुभार आपको ज्ञात करना है। तो अणुभार कैसे ज्ञात करते हैं, तो NaOH का अणुभार निकालना है ना। तो NaOH, इसके लिए हम क्या करेंगे, Na का होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। ठीक है, तो 23 और 16 39 और 1 कितना हुआ 40। तो इसका अणुभार कितना आया 40 आया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मोल निकालना है। तो मोल बराबर कितना आया, पदार्थ की मात्रा कितनी दी गई है 40 बटा इसका अणुभार कितना आया 40, तो कितना आया 1 मोल। ये इसका क्या आया आंसर। तो क्या करेंगे हम, मोल ज्ञात करना है किसी भी पदार्थ का। तो किसी भी पदार्थ का मोल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सवाल के अंदर जो पदार्थ की मात्रा दी गई है वो पदार्थ की मात्रा लो, फिर पदार्थ का अणुभार आपको आना चाहिए निकालना, अणुभार निकालो और पदार्थ की मात्रा में अणुभार का भाग दे देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाते हैं, मोल प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह से इसको करते हैं। अब एक सिंपल सा उदाहरण आपके लिए, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया जो आप खुद करना, ठीक है। 36 ग्राम H2O में मोल ज्ञात करो। बिल्कुल सिंपल तरीके से दिया गया, क्या निकालना है, मोल ज्ञात करना है। या 44 ग्राम CO2 में कितने मोल होंगे, कितने मोल होंगे। ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, किसी की तरह से आपको करना है। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो पॉइंट है मोल संकल्पना के अंदर, इसमें पहला हमने लिया क्या लिया, मोल इकाई, दूसरा लिया हमने परमाणु ये मोल द्रव्यमान, और तीसरा केवल पॉइंट बताया मैंने आपको कि मोल क्या होता है, मोल को किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक चार्ट बनाएंगे और उस चार्ट के द्वारा मोल संकल्पना या मोल अवधारणा जो होती है ना उसका महत्व क्या है, हम किस प्रकार से सवालों को हल कर सकते हैं। एक रेखा चित्र भी कह सकते हो आप इसे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लेते हैं मोल संकल्पना या मोल अवधारणा जो होती है उसका महत्व किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है इसको। ओके चलिए, अब देखो आप ये निकालोगे ना पक्का, चलिए ठीक है, ये 2 सवाल कर लेना आपने। अब जो अपन पॉइंट लेने जा रहे हैं वास्तव में क्या है ना कि जो केमिस्ट्री के अंदर कहते हैं ना न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं, तो कुछ सवाल अगर न्यूमेरिकल का आता है तो न्यूमेरिकल सवाल एक तो देखो सिंपल आया था जो अभी अपन ने अणुभार निकाले, ठीक है। अब एक ये आ गया मोल, और एक अपन अभी चार्ट ले रहे हैं उसके हिसाब से कैसे सवाल आते हैं, ठीक है। और आगे आएगा द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना। तो ये है मूलानुपाती सूत्र किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, अणु सूत्र किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, मोलरता मोललता और मोल अंश क्या होता है, वो मोल भिन्न किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। तो अपने अब जो पॉइंट आ रहे हैं सारे, अब पाठ वास्तव में पाठ मैंने कहा ना शुरुआत में तो चलो आपके कुछ थियोरेटिकल पोर्शन था, कुछ नियम थे, अब मेन केमिस्ट्री के टॉपिक अब आ रहे हैं इसके अंतर्गत, ठीक है ना।
चार्ट ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग लगाते हैं मूल अवधारणा का महत्व, ठीक है। तो इसके लिए चार्ट में देखो मूल अवधारणा की बात की जा रही है, किसकी? मूल अवधारणा, मूल अवधारणा की बात कर रहे हैं। तो मेन पॉइंट क्या है? मूल है। तो सबसे पहले हम मूल लिखते हैं, है ना। देखो मूल, ठीक है। अब हम इसका महत्व किस प्रकार से करते हैं, लेते हैं, अलग अलग तरीके से इसको प्रदर्शित किया गया है। आपको पदार्थ की मात्रा दी गई है सवाल में, ध्यान से सुनिएगा। पदार्थ की मात्रा दी गई है और कहा कि अब इससे आप मोल ज्ञात करो। तो अभी जैसे अपन ने लिया ना कि पदार्थ की मात्रा है, देखो यहां से हम लेते हैं इसको, पदार्थ की मात्रा आपको दी गई है, ठीक है। और आपको कहा कि साहब मोल ज्ञात करो। क्या करोगे? अभी लिया था अपन ने अणुभार जो होता है ना पदार्थ के, तो पदार्थ के अणुभार का क्या दे देंगे? भाग देंगे। तो पदार्थ के अणुभार का भाग देने पर, जब आप पदार्थ के अणुभार का भाग दोगे किसमें? पदार्थ की मात्रा में, तब क्या प्राप्त होगा? मोल प्राप्त होगा। और आपको मोल दिया हुआ है और कहा कि साहब मोल दे रहे हैं हम, और आपको ज्ञात करना है आगे पदार्थ की मात्रा। क्या ज्ञात करनी है? पदार्थ की मात्रा ज्ञात करनी। तो देखो जब हम पदार्थ की मात्रा हमें दी गई है और उससे मोल ज्ञात करना है, तब तो पदार्थ के अणुभार का क्या देते हैं? भाग देते हैं। और मोल दिया हुआ है और पदार्थ की मात्रा ज्ञात करनी है। क्या करनी है? पदार्थ की मात्रा ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे? अणुभार का गुणा। क्या करेंगे? तो हम इसमें लिखेंगे पदार्थ के अणुभार का गुणा। अणुभार का क्या करते हैं? गुणा। अब गुणा करेंगे, जो मोल दिया हुआ है मोल में अणुभार का गुणा कर दो तो क्या प्राप्त हो जाएगा? पदार्थ की मात्रा प्राप्त हो जाएगी। ये पहला पॉइंट है, समझ में आया? ठीक है। अब सेकंड पॉइंट इसका सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको है ना कभी कभार ये कहते हैं कि पदार्थ के कणों की संख्या दे देते हैं हम। कण, अब कण क्या क्या आते हैं वो देखो आप। तो हम इसमें लेते हैं पदार्थ के कणों की पदार्थ के कणों की संख्या। आपको पदार्थ के कणों की संख्या दी गई है और आपको कह दिया कि इससे क्या ज्ञात करना है? मोल ज्ञात करना। अब कण क्या हो सकते हैं? तो यहां मैं इसके अंदर लिख देता हूं, कण में देखो परमाणु, अणु या आयन। क्या हो सकते हैं? परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, या आयन भी हो सकते हैं। अब आपको कणों की संख्या दी गई। क्या जैसे सवाल दिया कि भाई एक जैसे जल है ना, तो जल के अंदर आपको संख्या दे दी
कि इसके अंदर जल के अंदर अणुओं की संख्या जैसे दे दी 5.2 इंटू 10 की घात 22 दे दी। अब आपको कहा कि इसके मोल ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। पदार्थ या कणों की संख्या दी गई और मोल ज्ञात करना है तो नाम आता है अवोगाद्रो संख्या एन ए। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, एन ए का भाग देने पर क्या करते हैं, एन ए का भाग। अब यहां मैं लिख देता हूं एन ए बराबर है अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या, और जिसका मान कितना होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये यहां ध्यान रखना है कि आपको पदार्थ के कण दिए हुए, परमाणु अणु या आयन कुछ भी दिए गए हैं, और आपको कहा कि अब इसका मोल ज्ञात करो। तो मोल ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, Na का भाग देंगे। Na मतलब अवोगाद्रो संख्या, और आपको मोल दिए हुए हैं और कहा कि साहब अब मोल दिए हुए हैं और आपको ज्ञात करना है पदार्थ के कणों की संख्या, पदार्थ के कणों की संख्या ज्ञात करनी है। अब कणों की संख्या में क्या है, परमाणु अणु या आयन आए। अब क्या करोगे बता सकते हो, जैसे यहां ऊपर था ना कि पदार्थ की मात्रा दी हुई थी, मोल ज्ञात करे तो पदार्थ के अणुभार का भाग दिया, वैसे इसमें भी क्या हुआ, Na का भाग दिया है और मोल दिया हुआ है और आपको पदार्थ की मात्रा ज्ञात करनी है तो आपने अणुभार का गुणा कर दिया। वैसे ही इसमें भी यही होगा कि मोल दिया हुआ है और पदार्थ के कणों की संख्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, Na का गुणा करेंगे। क्या करेंगे, Na का गुणा। तो यहां मैं लिख देता हूं Na का गुणा करने पर, इधर भाग दिया इधर गुणा, बस ये चीज है। तो ये छोटा सा चार्ट है जिसके अंदर अभी अपन ने केवल क्या लिया है, ये मान दिया है। अब आपको गैस की बात करते हैं अपन। गैस जो होती है ना, अब पदार्थ दिया है तो अब गैस की बात करते हैं। गैस का एसटीपी या एनटीपी पर आयतन दिया गया है आपको। क्या दिया हुआ है, गैस का एसटीपी या एनटीपी। एसटीपी यानी होता है मानक ताप और दाब, ठीक है, और एनटीपी यानी नॉर्मल सामान्य ताप और दाब। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, ये इसके अंतर्गत आएगी कि गैस का एसटीपी या एनटीपी पर आयतन दिया गया है और आपको कहा कि अब आप इसकी मोल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, मोल। तो आपको ध्यान रखना है इसका मोल ज्ञात करना है, किससे गुणा करेंगे, 22.4 लीटर से गुणा, सॉरी लीटर का भाग देने पर। क्या कह रहा है, आयतन दिया हुआ है और मोल ज्ञात करना है तो 22.4 का क्या दे दोगे, भाग दे दोगे। और अगर मोल दिया हुआ है और ज्ञात करना है यही एसटीपी, गैस का एसटीपी या एनटीपी पर आयतन अगर आपको ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, 22.4 का गुणा। देखो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो ये आप चार्ट देख रहे हो ना,
बस इस चार्ट से हम कुछ सवालों को हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पदार्थ की मात्रा। अब जैसे कभी कभार क्या होता है कि सवाल यूं देते हैं, आपको सवाल दे दिया, मैं अभी एक एग्जांपल करवा रहा हूं इसका। सवाल ये दिया कि पदार्थ की मात्रा दे दी और कहा कि अब इसमें पदार्थ के कणों की संख्या ज्ञात करो। तो आपको क्या लेना है, पदार्थ की मात्रा दी गई है, पदार्थ की मात्रा से पहले निकालोगे मोल। क्या निकालोगे, मोल। और मोल निकालने के बाद फिर अवोगाद्रो संख्या का गुणा करके और पदार्थ की क्या ज्ञात कर सकते हैं, मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमारा ये आज का मुख्य पॉइंट है कि मोल अवधारणा का महत्व क्या होता है, किस प्रकार से। तो ये पूरा चार्ट है ना, ये इसीलिए दिया है कि बहुत बड़ी थ्योरेटिकल पोर्शन दिया गया था, उस थ्योरेटिकल पोर्शन को अपन एक संकेत के रूप में सारणीबद्ध करते ना, तो क्या है, हर चीज हमें अच्छी तरीके से याद हो जाएगी, हम आराम से कर सकते हैं। जैसे कणों की संख्या दी और कहा पदार्थ की मात्रा ज्ञात करो, तो हम क्या करेंगे, पहले अवोगाद्रो संख्या का भाग देके मोल ज्ञात करेंगे और मोल के बाद उसमें उसी पदार्थ के अनुभार का गुणा करोगे तो मात्रा आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से इसको हल किया। हल करने का तरीका यूं होगा, यहां से यहां है, अब ये ज्ञात करना है तो यहां से यहां, फिर इधर से आगे बढ़ोगे। ठीक है, ये ज्ञात करना है तो यहां से यहां, फिर सॉरी यहां से यहां, फिर यहां से ऊपर चलो। पदार्थ की मात्रा दी गई है, इस तरह से हम मतलब इस मोल संकल्पना को इस प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज हमने इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये पढ़ा है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये जो सारणी है आप नोट करके रखना, मैं इसके सवाल करवाऊंगा। कम से कम 4-5 सवाल है जो परीक्षा के अंदर आने लायक है। 1-2 सवाल मैं आपको करवा दूंगा, 1-2 सवाल आपको खुद दूंगा और उसके बाद हम लेंगे नया पॉइंट, द्रव्यमान प्रतिशत संगठन कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इस बाल मंदिर बाड़मेर के इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।